अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। कौमी सलामती कौंसिल के इजलास के बाद हुकूमती हलकों में तहरीक इंसाफ के शर पसंद अनासर और इश्तियाल दिलाने वालों से निमटने के लिए पॉलिसी वाज़ेह हो चुकी है, जिसके बाद आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फौज के अंदर रैंक एंड फाइल के अंदर गम और गुस्से की शिद्दत को भांपते हुए एक दफा फिर यह यकीन दहानी उन्हें करवाई कि अफसरान और जवान शोदा की यादगारों की बेहुरमती और फौजी तनसीबात पर हमलों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ ने सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरान को यह यकीन दहानी करवाई कि 9 मई जैसे वाकयात जो पहले से तयशुदा साजिश के तहत हुए मुनज़्ज़म वाकयात की दोबारा किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी और रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज तमाम शुदा और उनके अहले खाना को हमेशा इंतहाई एहतराम के साथ जो है वो ये मामला बरकरार रखेगी और अजीम कुर्बानियों को इंतहाई इज्जत और वकार के साथ पेश करते रहेंगे। दूसरी जानिब आज पंजाब हुकूमत के एलामिया के मुताबिक जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले शरपसंदों और सियासी जमात की क़यादत के दरमियान राब्तों के सबूत मिल चुके हैं, जबकि पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने तहरीक इंसाफ को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि हमारे पास कंफर्म इत्तलात हैं कि जमान पार्क में इस से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं जिनको पुलिस के हवाले किया जाए और इस वक्त लाहौर जमान पार्क जो है जहां पर इमरान खान खुद भी मुकीम है वहां पर एक सर्च ऑपरेशन भी हुआ। आमिर मीर ने क्या कहा था, जरा वो सुन लें। आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त जमान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पना लिए हुए हैं और इदारों के पास इंटेलिजेंस और टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुकी है कि ये लोग वहां पर मौजूद हैं। इनमें वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जिन्ना हाउस के अंदर घुसकर आग लगाई, तोड़फोड़ की। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत पीटीआई की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशत गर्दों को जमान पार्क में पनाह गजीन है, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। और अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने अपनी एक ट्वीट में खिताब का लिंक शेयर करते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी से पहले शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट हो। साबिक वजीर आजम का यह भी कहना था कि हुकूमत को खौफ है कि इमरान खान आकर हमारा एनआरओ वापस ना ले ले। ये सबसे बड़ी जमात और फौज को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं, ये लोग कामयाबी से ये कर रहे हैं, ये पुराने सियासतदान हैं और ये ड्रामे कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि इमरान खान आकर आप सबको हटा देगा। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कुछ एंकर्स के साथ मुलाकात करते हुए यह वाज़ेह किया, मैं भी उस वक्त में मौजूद था, एंकर्स जो शहबाज शरीफ से आज मिले, उनके बकौल सिविल तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस मुल्ज़िमान पर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमात चलाए जाएंगे, जबकि फौजी तनसीबात और प्रॉपर्टीज पर हमलों में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात जो है वो स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स में चलाए जाएंगे, जिससे आप मिलिट्री कोर्ट्स भी कह सकते हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि फौजी अदालतें या नया कानून वो नहीं बना रहे और उनके बकौल फौज को आइन के तहत यह इख्तियार हासिल है कि फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस अफराद पर स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स में मुकदमात चलाए जाएं और इन मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपील भी हो सकेगी। उनके बकौल किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उनका यह भी कहना था कि जस्टिस सेठ फकार मरहूम ने कई लोगों को इसी जो मिलिट्री कोर्ट्स ने जिनको सजा दी थी अपील में जब वो गए तो उनको रिहा भी कर दिया था। दूसरी जानिब हालात की संगीनी के पेश नजर पीटीआई जो है वो हमें तकसीम का शिकार भी नजर आ रही है। पार्टी रहनुमाओं की परवास का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रोज मुंतखब रुकने कौमी असम्बली और सिंध के नायब सदर भी थे पीटीआई के, महमूद मौलवी, वो छोड़कर चले गए। आज तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी ने सियासत के साथ साथ पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया, जबकि पीटीआई के मेंबर सिंध असम्बली संजय गंगवानी ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। महमूद मौलवी के बकौल जो काम दुश्मन 75 साल में ना कर सका वो तहरीक इंसाफ ने खुद कर दिया है। सियासी जमात हम छोड़ सकते हैं, फौज हम नहीं बदल सकते, ना ही फौज के खिलाफ कभी किया ना ही जाऊंगा। जबकि आमिर कियानी का यह कहना था कि मुझे जाती तौर पर तकलीफ पहुंची, मैंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, हमारी बका अल्लाह के बाद पाक फौज से जुड़ी है। मेरे लिए ऐसी 100 चीजें कुर्बान हमारे फौज के ऊपर, और मैं सबको ये कहूंगा कि देखें फौज है तो पाकिस्तान है, अपनी मफाद के लिए नहीं। मैं ये नहीं चाहूंगा
कि जी मैं हुकूमत में रहा तो फौज बहुत अच्छी, मैं हुकूमत से बाहर निकलूं, ज्यादातर पार्टीज का यही तरीका है कि जब तक वो हुकूमत में होते हैं फौज को सलाम करते हैं और फौज की तारीफें करते हैं, जैसे ही वो हुकूमत से उतरते हैं वो फौज की बुराइयां करते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि जी मैं पीटीआई से, उसकी मेंबरशिप से, जो ओहदे मेरे पास है उनको मेंशन करना जरूरी नहीं है, उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। और सियासत एज अ होल ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मैंने रियलाइज किया इट्स नॉट माई कप ऑफ टी कि मैं सियासत करूं, सियासत जो है नहीं कर। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नून लीग के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, पहले तो जमान पार्क में क्या हो रहा है इस वक्त? इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, शायद ये उनकी आखिरी ट्वीट है गिरफ्तारी से पहले। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो उन्हें 31 मई तक तकरीबन तमाम मुकदमात में हिफाजती जमानत दे चुकी है। एक तो ये कि क्या उनको अरेस्ट किया जा रहा है, आज गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान है, और चल रहा क्या है? क्या वाकई ऑपरेशन कोई हो रहा है जमान पार्क में इस वक्त? देखें, ये ऐसी ट्वीट्स करने का आदी मुजरम है ये, और ये इस किस्म का अभाम फैलाना, इस किस्म की ट्वीट्स करना कि जी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे कत्ल की साजिश बन गई है, मैंने वो लोगों के नाम ऑडियो में जो है वो दे के तो मैंने वो बाहर मुल्क किसी जगह पे पहुंचा दी है। तो ये इसका एक अभाम फैलाने का इसका एक यानी बयानिया एजेंडा है। ये इस तरह की हरकतें जो है ये शुरू से 2014 से करता आ रहा है। तो इसलिए इसकी बात को ऐसा जो है वो सीरियस नहीं लेना चाहिए। यानी उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे राना साहब, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा? नहीं, देखें, इसमें जो वो एक रिलीफ जो मिला था उसे पहले, कि जिसके तहत वो अगर कोई 10 डाके और कोई 15 कत्ल भी कर लें तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। मेरा ख्याल है वो तो 17 तारीख, मेरा तो ख्याल है कि वो आज ख़त्म हो रहा है। बाकी अगर कोई नया मिल गया है तो मैं कह नहीं सकता। राजब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इस माह की यानी 30 मई तक वो एक्सटेंड कर दिया है, तो वो आप उन्हें अरेस्ट ही नहीं कर सकते ना उससे पहले? तो ये बहरहाल मेरी नज़र से ये नहीं गुजरा, ये अनप्रेसिडेंटेड और तारीख़ी जो है ये अपना रिलीफ था, और अगर ये एक्सटेंड हुआ है तो एक और नई तारीख़ रकम हुई है। तो मैं इसके ऊपर इस ऑर्डर को पढ़े बगैर तो तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है अगर एक फ़र्द वाहद को इस किस्म की फैसिलिटेशन जो है वो हो रही है। तो गिरफ़्तारी जो है वो तो जो केसेस हैं उन्हीं में होनी है। अब इस वक्त मौजूदा पोजीशन क्या है वो देखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात के जो ज़मान पाक में मुख्तलिफ़ जो वाक़यात हुए हैं 9 मई को, और उसमें जो मौख़ज़ मुल्ज़मान हैं तो वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके ख़िलाफ़ मुमकिना ऑपरेशन की कोई वार्निंग डेडलाइन भी दी गई है इनको। इन्हें चाहिए कि उसको ओबे करें और पुलिस को जो है वो विद सर्च वारंट जो है वो आके देखने की इजाज़त दें। अगर कोई वहाँ पे मुल्ज़म छुपा हुआ है तो उसे अरेस्ट होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ठीक है, इनको सर्च करवाने में जो है वो कोई इनको तामुल नहीं होना चाहिए। तो राना साहब, एक तो क्या कुछ चीदा इनके रहनुमा है, बड़े रहनुमा उसमें शामिल है जो आप तस्करा कर रहे हैं कि 9 मई में शामिल थे और वो वहाँ पे उन्होंने पनाह ली हुई है? बहरहाल इसमें यानी 2 कैटेगरी के लोग हैं ना। एक तो वो है ना कि जिन्होंने ये प्लानिंग की, ये मोटिवेशन की, फिर उसके बाद मंसूबा बंदी की, बाकायदा लोगों को ट्रेंड किया। ये मुट्ठी भर तो लोग हैं, यानी पूरे मुल्क में अगर इनका हिसाब लगाया जाए तो ये 5-6 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं हैं, और उन्होंने बाकायदा ये ट्रेनिंग दी है जिसमें पेट्रोल बम बनाने की, वो गलेल वाला जो हथियार है इनके पास, और इसी तरह से जो है वो आग लगाने की। तो ये सारे ट्रेंड लोग हैं। और लाहौर में जो बड़े वाक़यात हुए, अस्करी प्लाज़ा वाला और जो है वो जनाह हाउस वाला, तो 43 लोग तो वो है जो वहाँ पे भी थे।
पहले एक जगह पे जाके आग लगाई, उसके बाद दूसरी जगह पे लगाई। और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो लोग मौके पे मौजूद थे, जिनकी फुटेज मौजूद है, जिन्होंने मौके पे जाके पत्थर मारा, तेल फेंका, आग लगाई। तो ये 2 कैटेगरीज़ के लोग हैं और मेरा ख्याल है कि सेकंड कैटेगरी के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक, तो राणा साहब इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों के लिए आप सर्च वारंट भी है और वहां जाके उनको देखेंगे। इमरान खान साहब को फिलहाल अरेस्ट करने का प्लान नहीं है? नहीं, इस बारे में मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता और ना ही मैं जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उनके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके किसी इख्तियार को जो है वो मैं कर्ब या प्रिवेंट कर सकता हूँ या प्रीएम्प्ट करूँ। उन्हें कानून अगर इजाज़त देगा तो वो ज़रूर गिरफ़्तार करेंगे। तो इसका मतलब ये कि वो गिरफ्तार हो भी सकते हैं राणा साहब आज रात? ये शाहजेब इन्होंने इसने गिरफ़्तार तो होना ही है। ये एक फितना था, ये एक फितना है। मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। उसने जो है वो अपनी पार्टी को ही हादसे से दो चार कर दिया है। ही हिमसेल्फ हैज़ मेट एन एक्सीडेंट। ये इसका एक्सीडेंट हो गया है। तो अब गिरफ़्तार ना होने वाली बात जो है वो तो मुमकिन नहीं है। इसे जो इसने किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। राज साहब ये बताइएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स की बड़ी डिस्कशन चल रही है। अब इन कोर्ट्स को जो है ये भी कहा जा रहा है स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स कहा जाए, लेकिन तकरीबन वही हैं जो लोग समझते हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स। अब ये बताइएगा, एक उस पर बड़ा एतराज़ ये हो रहा है कि जी ये अगर आप पॉलिटिकल वर्कर्स को ऐसी कोर्ट्स में से सजाएं और उनका ट्रायल शुरू कर दें तो ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। कल को आपके वर्कर्स और आप लोग खुद लीडर्स जो हैं वो इन्हीं कोर्ट्स में के जरिए आपको भी सजाएं दी जाएंगी। और मिसाल ये दी जाती है 75 सालों में हमारी एक तलख तारीख रही है कि ऐसी कोर्ट्स को यूज किया गया है पॉलिटिकल लोगों को वो करने के लिए, क्रश करने के लिए, डिसेंट को क्रश करने के लिए। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आप कैसे ये इंश्योर करवा सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा? क्या आप श्योर हैं कि ये कोर्ट्स जो हैं ये सिर्फ 9 मई के लिए 9 मई के लिए इस्तेमाल होंगी और तहरीक इंसाफ के जो आम वर्कर हैं उनको डिसेंट को खामोश करने के लिए नहीं इस्तेमाल होंगी? देखें, आर्मी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट का बना हुआ, पार्लियामेंट का लेजिस्लेट हुआ एक एक्ट है और वो आर्मी के मामलात में जो है वो डील करता है जो ऑफेंसेस हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर दफाई तनसीबात के ऊपर हमला और फ़ौज के डेजिग्नेटेड घरों के ऊपर हमला, अगर वहाँ पे भी फिर आर्मी एक्ट ने जो है वो ऑपरेट नहीं होना तो फिर उसने कहाँ पे होना है? फिर उसको किस लिए रखा गया है? उसको लेजिस्लेट करने का मकसद क्या था? और रही बात सियासी वर्कर्स की, अगर जनाह हाउस पे जो कि आर्मी हाउस है वहाँ पे लोग जो है वो ट्रेसपास करें, गेट क्रॉस करें, दीवार फैलाएंगे, उसके बाद जाके पहले तो अहले खाना को ज़दोकोब करें, उसके बाद उस घर को लूटें, लूटने के बाद उसको आग लगाएं और फिर भी वो सियासी वर्कर कहलाएं, तो फिर ये सियासी वर्कर, ये कौन सी टर्म है सियासी वर्कर की? मैं समझता हूँ कि वो सियासी वर्कर जो ये काम करे उसे ना सियासी वर्कर कहना चाहिए, ना वो सियासी वर्कर होता है। आप मुझे बताएं कि ये सियासी वर्करों वाला काम है कि आप शुहदा की यादगारों के ऊपर जाके जो है वो जूते बरसाएं, उनके ऊपर जाके डंडे बरसाएं? बिल्कुल, और उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए राणा साहब। लेकिन नहीं तो फिर उनके नहीं तो नहीं सुन ले, नहीं सुन ले। अच्छा, तो जो यानी दिफाई तनसीबात हैं जो फ़ख्र की अलामत हैं, जिनके ऊपर जिनके साथ हमारा कौमी फ़ख्र अटैच है, दुश्मन की हजीमत का वो निशान है, उनके ऊपर जो है वो जाके वो डंडे मारें और उनको आग लगा दें। तो अगर इन लोगों के ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई नहीं होनी और इन लोगों ने सियासी वर्कर कहलाना है,
और सियासी वर्कर होने के आड़ में इनके साथ जो है वो इनको फैसिलिटेट और इनकी सहूलतकारी होनी है, तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है, जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनको ना सियासी वर्कर कहा जाए, ना उनको सियासी वर्कर समझा जाए। उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा बाकी किसी ने बस जला दी है, किसी ने कोई किसी की दुकान जला दी है तो खैर वो भी बड़ा जुर्म, और वो भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलना चाहिए, चलेगा, और एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत चलेगा। लेकिन ये एक जो वाक़या हुआ है, ये तो 75 साल में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। तो इससे पहले कैसे जी प्रोसिक्यूट किया गया सियासी वर्कर्स को जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में, और अगर किया गया तो बिल्कुल गलत किया गया, वो आज भी नहीं होना चाहिए। इससे पहले जो हुआ वो भी गलत हुआ, और आइंदा भी अगर होगा तो बिल्कुल हम उसको रजिस्ट करेंगे, और जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक, राणा साहब चलें, इस पे क्लैरिटी तो है ना कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया उन्हें तो करार वाकई सजा दी जाए, चाहे इधर इस कोर्ट में हो या आम कोर्ट्स में हो, सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इस पर भी आप मुझसे एग्री कर रहे हैं कि जो अदरवाइज सियासी आपके मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ इस किस्म की अदालतें या इस किस्म के मुकदमात, जो कि मुलव्विस ही नहीं है, एक कंसर्न ये था, लेकिन आप उस पर भी मुझसे एग्री कर रहे हैं। राज साहब, इस वक्त कल जो मीटिंग हुई है उसमें आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ने, गालबन वो मीडिया में भी बात आई है, उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी बेगुनाह को कहें कि इसको पकड़ लो और किसी गुनाहगार को कहें छोड़ दो, हमारी बात भी ना मानी जाए, वज़ीर आज़म की बात को भी इनकार कर दिया जाए। तो अब जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो मुतलका लोग हैं, जी दोनों ने कहा है, ये दोनों ने कहा है। तो अगर अब इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, जो मुतलका ऑफिसर्स हैं, अगर वो मेरिट पे तफ्तीश नहीं करते तो फिर बिल्कुल वो मुल्क के भी, हुकूमत के भी और कौम के भी जो है वो सज़ावार हैं। ठीक, रान साहब, दूसरा ये कि काफी शोर भी उठ रहा है जिस तरह से मतलब शीरी मजारी को अरेस्ट करना, उनकी साहबजादी कह रही हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ने बेल दी, फिर अरेस्ट हो गई, मलिका बुखारी को बेल मिली, फिर दोबारा से अरेस्ट हो गई। ये ऐसे एटलीस्ट जो ऐसे लोग हैं, स्पेशली जो उनकी फीमेल जो लीडर्स हैं, जो बज़ाहिर किसी ऐसी चीज़ों में मुलव्विस नहीं हैं, और अगर उनको कोर्ट भी बेल दे देती है तो फिर उन्हें दोबारा से क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? नहीं, इन्हें आउट ऑफ द वे एक्स्ट्रा रिलीफ दिया जा रहा है। उनके मुलव्वस ना होने वाली बात दुरुस्त नहीं है। ये पूरी तरह मुलव्वस है, पूरी तरह मुलव्वस। अच्छा, आप शीरी मजारी साहिबा की भी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने इंस्पायर किया है लोगों को, इनके सबूत जो है वो मौजूद हैं। राणा साहब, ये बताइएगा इन्वेस्टिगेशन इस वक्त किस स्टेज पर है? क्या आप इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पर यह कह सकते हैं, इमरान खान साहब तो खुद ज़ेरे हिरासत से जब ये सब कुछ हो रहा था, कि जी वो भी मुलव्विस हैं, या जिस तरह आपने कहा शीरी मजारी भी मुलव्विस हैं, ये आप इन्वेस्टिगेशन और सबूतों की बेसिस पर कह रहे हैं? जी, इब्तदाई स्टेज पे जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं, बल्कि वो चीज़ें ऐसी हैं, वो तो सोशल मीडिया पे भी सारी चल रही हैं, इनके अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जो है वो चल रही हैं, और जो है वो जो सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज मिली हैं वो चल रही हैं। तो मामला ये है कि ये सारे सबूत जो हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। ये तो अब ऐसे ही डिटाई के साथ इनकार कर रहे हैं। तो मामला ये है कि ये सारे सबूत जब अदालत में पेश होंगे तो ये लोग सज़ा से नहीं बच सकते। राज साहब, दूसरी बात ये बताएगा कि जब आप अरेस्ट हुए तो हमने तो धड़ाधड़ उस पर काफ़ी डिटेल प्रोग्राम किया, और उसकी उस वक्त हीट भी फील भी की, फेस भी की, जिसका आपको भी बहुत सारी चीज़ों का पता है। और इवन ये होता था कि आप चूंकि जेल में थे, नून लीग की पूरी लीडरशिप जेल में थी, तो हम आपकी मिसेस को लाके स्टूडियो में बिठा देते थे कि आप बताएं राणा साहब के साथ क्या हो रहा है। लेकिन आज शहरियार अफरीदी को मिसेस समेत अरेस्ट कर दिया गया। अब उनकी मिसेस का क्या कसूर था? वो तो सियासत में है नहीं। तो इल्जाम यही लग रहा है कि जो कुछ राणा साहब के साथ हुआ तो शहरियार अफरीदी को भी पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, और इवन उनकी मिसेस को उठा लिया गया। देखें, उनकी मिसेस के मतलब तो मुझे इल्म नहीं है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है या उनको उठा लिया गया है, लेकिन शहरियार अफरीदी साहब तो खुद
जो है वो बाकायदा मीडिया पे भी चल रही है, वो तो ललकार रहे हैं कि GHQ चलो, वो तो लोगों को उभार रहे हैं कि जी बस किसी और जगह नहीं जाना, GHQ ही जाना है। तो ये तो वो नहीं कह सकते कि मैं इस मामले में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मैं बिल्कुल इसमें जो है वो इनोसेंट हूँ। तो राणा साहब, उनकी मिसेस को फिर अगर आपको इल्म नहीं है, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और अगर उन्हें उठा लिया गया है तो जाहिर बात है एक तो उन्हें फौरन रिलीज करें और कुछ तहकीकात तो करें कि ये मामला है क्या, क्योंकि बड़ा आपके अगेंस्ट सारा ये जा रहा है कि यार आप एज इंटीरियर मिनिस्टर, चूंकि एक पर्सनल मामला था आपका शहरियार के साथ, और ये सवाल मैं खुद से नहीं कर रहा, ये काफी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि उनकी मिसेस को क्यों नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल ऐसी इंतकामी सोच का बंदा नहीं हूँ, और जो ये केसेस हैं तकरीबन कोई 226 केसेस हैं, तो वो सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशन को इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं कर रहा, या मुझे हर केस के हकायक का तो मालूम नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ये तसर गलत है, मैं इसकी भरपूर तरदीद करता हूँ। ठीक ठीक। अच्छा राणा साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, एक तो वो जो खत था या जो भी वो मुआहदा था वो उस वक्त तो सील था, काबीना से बगैर पूछे बंद लिफाफे पे वो मामला कर दिया गया। इस वक्त चूंकि इमरान खान के खिलाफ उनकी अरेस्ट पे इसी केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वही मेन एक केस है, उस केस में पेशरफ्त क्या है? और दूसरी बात यह कि अगर उन्होंने किसी को फायदा पहुंचाया, उस शख्स का नाम है मलिक रियाज। मलिक रियाज आप नॉर्मली अदर चैनल्स पर बात करें तो वो बीप लग जाता है, हमारे मीडिया चैनल्स भी उनका नाम तक नहीं चलाते। क्या मलिक रियाज भी अरेस्ट होंगे, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी होगी? अगर इमरान खान ने अगर कोई जुर्म किया है तो जाहिर बात है वो फायदा जिसको पहुंचाया है उसका क्या होगा? ये तहकीकात कहां तक पहुंची हैं अभी तक? नहीं, देखिए अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा, लेकिन अगर एक आदमी जो है उसके जो है वो इलीगल ट्रांसफर्ड मनी जो है 190 मिलियन पाउंड, जो तकरीबन कोई 60 अरब रुपए बनता है, वो पकड़े गए हैं वहाँ पे। उसके साथ शहजाद अकबर रब्ता करता है और वो कहता है कि ये पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम हमें कह रही है कि ये आप अपने पैसे जो है ये वापस ले जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून है कि जिस मुल्क की ओरिजिन से पैसे आए हों और पकड़े जाएं यहाँ पे मनी लॉन्डर हो, तो उसी मुल्क को जो है वो हुकूमत को वापस किए जाते हैं। तो उसने कहा कि अगर हम ये पैसे जो है ये तुम्हारे ही अकाउंट में एडजस्ट करवा दें तो तुम हमें क्या दोगे? तो उसके बदले में जो है वो कोई तकरीबन 700 कनाल अराजी सुहाबा में और बनी गाला में, जिसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी अल कादिर ट्रस्ट, उसके नाम लगवाई जाती है। 2 अरब रुपए शहजाद अकबर साहब खुद वसूल करते हैं और वो पैसा जो कौमी ख़जाने में आना था वो मलिक रियाज के अकाउंट में आ जाता है। तो अब मलिक रियाज का इसमें जो है वो जो कसूर बनता है वो तो वहाँ पे बनता है ना जहाँ वो मनी लॉन्डर करके लेके गया। अगर उसको इन लोगों ने अप्रोच करके उसको फ़ायदा पहुँचाया है तो ये उस फ़ायदे में उसका किस हद तक कसूर है या इस करप्ट प्रैक्टिस में वो किस हद तक वो मुलव्वस है। वो कह सकता है कि जी मैं मजबूर था, मुझे इन्होंने मजबूर करके इस बात पे जो है वो आमादा किया और मैंने अपने फ़ायदे में ये कर लिया। तो ये चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएंगी। लेकिन इसका मतलब राणा साहब कि मलिक रियाज तो फिर साफ निकल आएंगे ना, जिस तरह आपने कहा वो कह सकते हैं कि जी ये तो यूके वाला मामला है और मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं, हुकूमत ने फैसला किया। ये तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इसका फैसला करेगी, क्योंकि उसके पास पूरे हकायक होंगे। ठीक, अच्छा ये खत खोला गया है, अब खोल दिया गया है, वो काबीना को बता दिया गया कि उसमें था क्या? जी, काबीना को ये ख़त जो है ये बताया गया था, तो वो सारा फ्रॉड था, कुछ भी नहीं था उसमें। वो सिर्फ एक ख़त लहरा के तो काबीना की मंजूरी ली गई कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट शहजाद अकबर वहाँ पे अदालत में जाके बयान देगा कि हुकूमत जो है इस पैसे को
वापस लेने और सच एंड सच अकाउंट में भिजवाने के ऊपर एग्रीड है। लिहाजा ये पैसे जो है ये वहाँ पे भेज दिए जाएँ। ये है वो ख़त का जो अंदरूनी बतन है। और वो इजाज़त भी जो ली गई वो बता के नहीं ली गई, वो कबीना से भी फ्रॉड ही किया गया। ठीक, राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आमना वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का तफसीली इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो अनअवॉइडेबल है, यानी किसी भी वक्त वो गिरफ्तार हो सकते हैं। राज साहब, ये बताइएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स की बड़ी डिस्कशन चल रही है। अब इन कोर्ट्स को जो है ये भी कहा जा रहा है स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स कहा जाए, लेकिन तकरीबन वही हैं जो लोग समझते हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स। अब ये बताइएगा, एक उस पर बड़ा एतराज ये हो रहा है कि जी ये अगर आप पॉलिटिकल वर्कर्स को ऐसी कोर्ट्स में से सजाएं और उनका ट्रायल शुरू कर दें तो ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। कल को आपके वर्कर्स और आप लोग खुद लीडर्स जो हैं वो इन्हीं कोर्ट्स में के जरिए आपको भी सजाएं दी जाएंगी। और मिसाल ये दी जाती है, 75 सालों में हमारी एक तल्ख तारीख रही है कि ऐसी कोर्ट्स को यूज किया गया है पॉलिटिकल लोगों को वो करने के लिए, क्रश करने के लिए, डिसेंट को क्रश करने के लिए। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आप कैसे ये इंश्योर करवा सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा? क्या आप श्योर हैं कि ये कोर्ट्स जो हैं ये सिर्फ 9 मई के लिए, 9 मई के लिए इस्तेमाल होंगी और तहरीक इंसाफ के जो आम वर्कर हैं उनको डिसेंट को खामोश करने के लिए नहीं इस्तेमाल होंगी? देखें, आर्मी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट का बना हुआ, पार्लियामेंट का लेजिस्लेट हुआ एक एक्ट है और वो आर्मी के मामलात में जो है वो डील करता है जो ऑफेंसेस हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर दफाई तनसीबात के ऊपर हमला और फ़ौज के डेजिग्नेटेड घरों के ऊपर हमला, अगर वहाँ पे भी फिर आर्मी एक्ट ने जो है वो ऑपरेट नहीं होना तो फिर उसने कहाँ पे होना है? फिर उसको किस लिए रखा गया है? उसको लेजिस्लेट करने का मकसद क्या था? और रही बात सियासी वर्कर्स की, अगर जना हाउस पे जो कि आर्मी हाउस है वहाँ पे लोग जो है वो ट्रेसपास करें, गेट क्रॉस करें, दीवार फलांगें, उसके बाद जाके पहले तो अहले खाना को ज़दोकोब करें, उसके बाद उस घर को लूटें, लूटने के बाद उसको आग लगाएं और फिर भी वो सियासी वर्कर कहलाएं, तो फिर ये सियासी वर्कर, ये कौन सी टर्म है सियासी वर्कर की? मैं समझता हूँ कि वो सियासी वर्कर जो ये काम करे उसे ना सियासी वर्कर कहना चाहिए, ना वो सियासी वर्कर होता है। आप मुझे बताएं कि ये सियासी वर्करों वाला काम है कि आप शोहदा की यादगारों के ऊपर जाके जो है वो जूते बरसाएं, उनके ऊपर जाके डंडे बरसाएं? बिल्कुल, और उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए राना साहब, लेकिन नहीं तो फिर उनके वो नहीं तो नहीं सुन ले, नहीं सुन ले। अच्छा, तो जो यानी दिफाई तनसीबात हैं जो फ़ख्र की अलामत हैं, जिनके ऊपर, जिनके साथ हमारा कौमी फ़ख्र अटैच है, दुश्मन की हजीमत का वो निशान है, उनके ऊपर जो है वो जाके वो डंडे मारें और उनको आग लगा दें। तो अगर इन लोगों के ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई नहीं होनी और इन लोगों ने सियासी वर्कर कहलाना है और सियासी वर्कर होने के आड़ में इनके साथ जो है वो इनको फैसिलिटेट और इनकी सहूलतकारी होनी है, तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है, जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनको ना सियासी वर्कर कहा जाए, ना उनको सियासी वर्कर समझा जाए। उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा बाकी किसी ने बस जला दी है, किसी ने कोई किसी की दुकान जला दी है तो खैर वो भी बड़ा जुर्म और वो भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलना चाहिए, चलेगा और एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत चलेगा। लेकिन ये एक जो वाक़या हुआ है, ये तो 75 साल में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। तो इससे पहले कैसे जी प्रोसिक्यूट किया गया सियासी वर्कर्स को जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में, और अगर किया गया तो बिल्कुल गलत किया गया, वो आज भी नहीं होना चाहिए। इससे पहले जो हुआ वो भी गलत हुआ
और आइंदा भी अगर होगा तो बिल्कुल हम उसको रजिस्ट करेंगे और जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक, राज साहब चलें इस पे क्लैरिटी तो है ना कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया उन्हें तो करार वाकई सजा दी जाए, चाहे इधर इस कोर्ट में हो या आम कोर्ट्स में हो, सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इस पर भी आप मुझसे एग्री कर रहे हैं कि जो अदरवाइज सियासी आपके मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ इस किस्म की अदालतें या इस किस्म के मुकदमात जो कि मुलव्विस ही नहीं है, एक कंसर्न ये था, लेकिन आप उस पर भी मुझसे एग्री कर रहे हैं। राज साहब इस वक्त कल जो मीटिंग हुई है उसमें आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ने, गालबन वो मीडिया में भी बात आई है, उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी बेगुनाह को कहें कि इसको पकड़ो और किसी गुनहगार को कहें छोड़ दो, हमारी बात भी ना मानी जाए, वज़ीर आज़म की बात को भी इनकार कर दिया जाए। तो अब जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो मुतलका लोग हैं, जी दोनों ने कहा है, ये दोनों ने कहा है। तो अगर अब इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, जो मुतलका ऑफिसर्स हैं, अगर वो मेरिट पे तफ्तीश नहीं करते तो फिर बिल्कुल वो मुल्क के भी, हुकूमत के भी और कौम के भी जो है वो सज़ावार हैं। ठीक, रान साहब दूसरा ये कि काफ़ी शोर भी उठ रहा है जिस तरह से मतलब शीरी मज़ारी को अरेस्ट करना, उनकी साहबजादी कह रही हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ने बेल दी, फिर अरेस्ट हो गई, मलिका बुखारी को बेल मिली, फिर दोबारा से अरेस्ट हो गई। ये ऐसे एटलीस्ट जो ऐसे लोग हैं, स्पेशली जो उनकी फीमेल जो लीडर्स हैं, जो बज़ाहिर किसी ऐसी चीज़ों में मुलव्विस नहीं हैं, और अगर उनको कोर्ट भी बेल दे देती है तो फिर उन्हें दोबारा से क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? नहीं, इन्हें आउट ऑफ द वे एक्स्ट्रा रिलीफ दिया जा रहा है। उनके मुलव्वस ना होने वाली बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा। ये पूरी तरह मुलव्वस है, पूरी तरह मुलव्वस। अच्छा, आप शीरी मज़ारी साहिबा की भी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने इंस्पायर किया है लोगों को, इनके सबूत जो है वो मौजूद हैं। राना साहब ये बताइएगा, इन्वेस्टिगेशन इस वक्त किस स्टेज पर है? क्या आप इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पर ये कह सकते हैं, इमरान खान साहब तो खुद ज़ेरे हिरासत से जब ये सब कुछ हो रहा था, कि जी वो भी मुलव्विस हैं, या जिस तरह आपने कहा शीरी मज़ारी भी मुलव्विस हैं, ये आप इन्वेस्टिगेशन और सबूतों की बेसिस पर कह रहे हैं? जी, इब्तदाई स्टेज पे जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं, बल्कि वो चीज़ें ऐसी हैं वो तो सोशल मीडिया पे भी सारी चल रही हैं, इनके अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जो है वो चल रही हैं, और जो है वो जो सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज मिली हैं वो चल रही हैं। तो मामला ये है कि ये सारे सबूत जो हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। ये तो अब ऐसे ही डिटाई इसके साथ इनकार कर रहे हैं। तो मामला ये है कि ये सारे सबूत जब अदालत में पेश होंगे तो ये लोग सज़ा से नहीं बच सकते। राज साहब दूसरी बात ये बताएगा कि जब आप अरेस्ट हुए तो हमने तो धड़ाधड़ उस पर काफ़ी डिटेल प्रोग्राम किया और उसकी उस वक्त हीट भी फील भी की, फेस भी की, जिसका आपको भी बहुत सारी चीज़ों का पता है। और इवन ये होता था कि आप चूंकि जेल में थे, नून लीग की पूरी लीडरशिप जेल में थी, तो हम आपकी मिसेस को लाके स्टूडियो में बिठा देते थे कि आप बताएं राना साहब के साथ क्या हो रहा है। लेकिन आज शहरियार अफरीदी को मिसेस समेत अरेस्ट कर दिया गया। अब उनकी मिसेस का क्या कसूर था? वो तो सियासत में है नहीं। तो इल्जाम यही लग रहा है कि जो कुछ राना साहब के साथ हुआ तो शहरियार अफरीदी को भी पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है और इवन उनकी मिसेस को उठा लिया गया। देखें, उनकी मिसेस के मतलब तो मुझे इल्म नहीं है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है या उनको उठा लिया गया है, लेकिन शहरियार अफरीदी साहब तो खुद जो है वो बाकायदा मीडिया पे भी चल रही है, वो तो ललकार रहे हैं कि GHQ चलो, वो तो लोगों को उभार रहे हैं कि जी बस किसी और जगह नहीं जाना, GHQ ही जाना है। तो ये तो वो नहीं कह सकते कि मैं इस मामले में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मैं बिल्कुल इसमें जो है वो इनोसेंट हूँ। तो राना साहब उनकी मिसेस को फिर अगर आपको इल्म नहीं है, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और अगर उन्हें उठा लिया गया है तो सारी बात है, एक तो उन्हें फौरन रिलीज करें और कुछ तहकीकात तो करें कि ये मामला है क्या, क्योंकि बड़ा आपके अगेंस्ट सारा ये जा रहा है कि यार आप एज इंटीरियर मिनिस्टर, चूंकि एक पर्सनल मामला था आपका शहरियार के साथ, और ये सवाल मैं खुद से नहीं कर रहा, ये काफी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि उनकी मिसेस को क्यों नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल ऐसी इंतकामी सोच का बंदा नहीं हूँ, और जो ये केसेस हैं तकरीबन
कोई 226 केसेस हैं, तो वो सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशन को इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं कर रहा या मुझे हर केस के हकायक का तो मालूम नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ये तसर गलत है, मैं इसकी भरपूर तरदीद करता हूँ। ठीक ठीक। अच्छा राना साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, एक तो वो जो खत था या जो भी वो मुआहदा था वो उस वक्त तो सील था, काबीना से बगैर पूछे बंद लिफाफे पे वो मामला कर दिया गया। इस वक्त चूंकि इमरान खान के खिलाफ उनकी अरेस्ट पे इसी केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वही मेन एक केस है, उस केस में पेशरफ्त क्या है? और दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने किसी को फायदा पहुंचाया, उस शख्स का नाम है मलिक रियाज। मलिक रियाज आप नॉर्मली अदर चैनल्स पर बात करें तो वो बीप लग जाता है, हमारे मीडिया चैनल्स भी उनका नाम तक नहीं चलाते। क्या मलिक रियाज भी अरेस्ट होंगे, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी होगी? अगर इमरान खान ने अगर कोई जुर्म किया है तो जाहिर बात है वो फायदा जिसको पहुंचाया है उसका क्या होगा? ये तहकीकात कहां तक पहुंची हैं अभी तक? नहीं देखिए, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा, लेकिन अगर एक आदमी जो है उसके जो है वो इलीगल ट्रांसफर्ड मनी जो है 190 मिलियन पाउंड, जो तकरीबन कोई 60 अरब रुपए बनता है, वो पकड़े गए हैं वहाँ पे। उसके साथ शहजाद अकबर रब्ता करता है और वो कहता है कि ये पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम हमें कह रही है कि ये आप अपने पैसे जो है ये वापस ले जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून है कि जिस मुल्क की ओरिजिन से पैसे आए हों और पकड़े जाएं यहाँ पे मनी लॉन्डर हो, तो उसी मुल्क को जो है वो हुकूमत को वापस किए जाते हैं। तो उसने कहा कि अगर हम ये पैसे जो है ये तुम्हारे ही अकाउंट में एडजस्ट करवा दें तो तुम हमें क्या दोगे? तो उसके बदले में जो है वो कोई तकरीबन 700 कनाल अराजी सुहाबा में और बनी गाला में, जिसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी अल कादिर ट्रस्ट, उसके नाम लगवाई जाती है। 2 अरब रुपए शहजाद अकबर साहब खुद वसूल करते हैं और वो पैसा जो कौमी ख़जाने में आना था वो मलिक रियाज के अकाउंट में आ जाता है। तो मलिक रियाज का इसमें जो है वो जो कसूर बनता है वो तो वहाँ पे बनता है ना जहाँ वो मनी लॉन्डर करके लेके गया। अगर उसको इन लोगों ने अप्रोच करके उसको फ़ायदा पहुँचाया है तो ये उस फ़ायदे में उसका किस हद तक कसूर है या इस करप्ट प्रैक्टिस में वो किस हद तक वो मुलव्वस है, वो कह सकता है कि जी मैं मजबूर था, मुझे इन्होंने मजबूर करके इस बात पे जो है वो आमादा किया और मैंने अपने फ़ायदे में ये कर लिया। तो ये चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएंगी। लेकिन इसका मतलब राना साहब कि मलिक रियाज तो फिर साफ निकल आएंगे ना, जिस तरह आपने कहा वो कह सकते हैं कि जी ये तो यूके वाला मामला है और मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं, हुकूमत ने फैसला किया। ये तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इसका फैसला करेगी, क्योंकि उसके पास पूरे हकायक होंगे। ठीक, अच्छा ये खत खोला गया है, अब खोल दिया गया है, वो काबीना को बता दिया गया कि उसमें था क्या? जी, काबीना को ये ख़त जो है ये बताया गया था, तो वो सारा फ्रॉड था, कुछ भी नहीं था उसमें। वो सिर्फ एक ख़त लहरा के तो काबीना की मंजूरी ली गई कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट शहजाद अकबर वहाँ पे अदालत में जाके बयान देगा कि हुकूमत जो है इस पैसे को वापस लेने और सच एंड सच अकाउंट में भिजवाने के ऊपर एग्रीड है, लिहाजा ये पैसे जो है ये वहाँ पे भेज दिए जाएं। ये है वो ख़त का जो अंदरूनी मतन है। और वो इजाज़त भी जो ली गई वो बता के नहीं ली गई, वो काबीना से भी फ्रॉड ही किया गया। ठीक, राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आमना वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का तफसीली इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो अनअवॉइडेबल है, यानी किसी भी वक्त वो गिरफ्तार हो सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की सियासत को रिवर्स गेयर लग चुका है। मुखालिफ सियासी जमातों के अरकान की सियासी वफादारियां तब्दील होने पर
विक्ट्री का निशान बनाकर विकेट गिरने का दावा करने वाले कप्तान की अपनी ही टीम में से अब एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही है, जिसका आगाज गुज़श्ता रोज कराची से हुआ, जहां पीटीआई सिंध के सीनियर नायब सदर महमूद मौलवी ने पार्टी से बाकायदगी का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं का इमरान खान के बयानिए से पीछे हटते जो है वो दिखाई दे रहे हैं और 9 मई के वाकयात की वो मजम्मत कर रहे हैं। इन वाकयात की खबर हालात पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर साफी और तजियाकार सलीम साफी 2 रोज पहले ही दे चुके थे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि आज इमरान खान को एक ऐसे सरप्राइज मिलने की का कवी इम्कान है जिसके बाद पीटीआई का मुत्तहिद रहना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर बन जाएगा, और ऐसा हुआ तो इमरान खान और उनके सहूलतकारों की मुश्किलात बढ़ जाएंगी जबकि जहांगीर तरीन अहम तरीन बन जाएंगे। शाम तक इंतजार फरमाइएगा। और तकरीबन हुआ भी ऐसे। ये मामलात किस तरफ जाएंगे और तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही है, पीटीआई के पास अब और क्या है, क्या पीटीआई कम बैक भी कर सकेगी, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफी और तजियाकार सलीम साफी साहब ने। साफी साहब ये बताइएगा, आपने जो ट्वीट की 2 दिन पहले, सरप्राइजेस आने वाले हैं। अब सरप्राइजेस तो आ चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, लोगों ने जाना शुरू कर दिया तरीके इंसाफ से। क्या यही मतलब था आपका सरप्राइजेस से या कुछ और सरप्राइजेस मिलने वाले? देखिए, जो सरप्राइजेस की मैंने बात की थी तो आप जानते हैं कि मैं एक स्टूडेंट और जर्नलिस्ट की हैसियत से ज़्यादातर नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी और इससे रिलेटेड मामलात को कवर करने की कोशिश करता हूं। तो मुझे वो पल्स मालूम था कि जो 9 मई को जो कुछ हुआ है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस अपने लिए 9/11 समझ रही है और उनकी सफ़ों में उस पर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि जितने भी सिंबल्स थे वो शुहदा की यादगारों की सूरत में थे, वो GHQ था, वो कोर कमांडर हाउस था, तो उनको हिट किया गया। और मुझे ये अंदाज़ा था कि इस पे सख्त रिएक्शन आएगा गवर्नमेंट की तरफ से भी और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी। तो उसी तनाजुर में मैंने कहा था कि, और ये भी मुझे यकीन था कि उनके पास इतने एविडेंस है कि ये जो कुछ हुआ है ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत हुआ है। जो हुकूमती साइड था तो हुकूमती साइड ने कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म को भी इल्म नहीं था, क्योंकि वो नैब की कार्रवाई थी, हुकूमत की नहीं थी। तो इधर से कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं बना था। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब और उनके जो कोर ग्रुप है उनकी तरफ से पहले से ये प्लान बनाया गया था। इसलिए बाज़ ऑडियो और उसमें ये कहा भी गया है कि जो मकामात आपको बताए गए हैं तो उनकी तरफ से पूरा एक प्लान था, कंटिजेंसी। इसलिए ज़्यादातर फौज या फौज के अलामत समझे जाने वाले मकामात को हिट किया गया। तो अब पीटीआई जैसी पार्टी जिसमें 90% लोगों को माजी में एजेंसियों ने शामिल कराया है, अगर उनके बारे में ऐसा फैसला होता है और वो रियासती इदारों से टकराव में जाती है और फिर रियासती इदारा और फौज मसलन आर्मी चीफ के पास ये इख्तियार है, वो इंडिविजुअली भी ये डिसीजन कर सकते थे। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में इंडिविजुअली बहुत सारे उन्होंने आर्मी चीफ की हैसियत से इस कानून का इस्तेमाल किया है सिविलियन के ख़िलाफ़। लेकिन यहाँ पे तो कलेक्टिव डिसीजन हो गया तमाम कमांडर्स का, और फिर उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी ने उसको एंडोर्स किया, तो वहाँ तमाम सर्विसेज चीफ और जॉइंट चीफ का भी उसमें से और यस शामिल हो गया। तो उसी तनाजुर में मैं कह रहा था कि पीटीआई के लिए बड़ा सरप्राइज और मुश्किल वक्त आने वाला है। अच्छा साफी साहब, टू बी ऑनेस्ट, ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं, सरप्राइजेस तो उसी में ज्यादा आए हैं और आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको, आपकी ट्वीट को ऐसे ही लिया कि ये पॉलिटिकल सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। नहीं, पॉलिटिकली सरप्राइज तो आप देखें कि जाहिर बात है कि जब एक पार्टी, और वो भी ऐसी पार्टी, ये कोई जो है बलोच कौम परस्त जमात नहीं है, ये कोई पख्तून कौम परस्त जमात नहीं है, ये कोई MQM जैसी जमात नहीं थी, ये PTM नहीं है, ना इमरान खान साहब जो है मंजूर पश्तीन हैं,
कि जो मिट्टी के घर में रहने वाला हो, और ना उनके लोगों के साथ वो कुछ हुआ है जो पीटीएम के लोगों के साथ हुआ है। तो मुझे पता था कि ये तो मुख्तलिफ कारोबारी लोग हैं, मुख्तलिफ माफिया से वाबस्ता लोग हैं जिनको खींच के लाया गया था पीटीआई में। तो जब ये मामला बनेगा तो उसके बाद कितने लोग उनके साथ खड़े होंगे। और अब आपने देख लिया कि इस डिसीजन के बाद, अब परसों भी इमरान खान साहब ने कॉल दी थी ना लोगों को निकलने की, तो कितने लोग निकले हैं उस रोज, किसी ने नोटिस भी नहीं किया। या फिर इस वक्त ठीक है कि आम लोगों में उसकी फॉलोइंग होगी, उनकी लाइकिंग होगी, उनका एक कर्ड फॉलोइंग है, लेकिन जो उसकी सेकंड रैंक है, आपने देखा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को आज तक आपने देखा कि वो गिरफ्तारियों से चुप्ती पे रहे। तो मैं उसी कंटेक्स्ट में ये कह रहा था कि पॉलिटिकल सेटबैक भी होगा, और वो काम अब शुरू हो गया। आपने देखा कि कल एक MNN है जो कराची में, वो मुस्ताफ़ी हो गए, दूसरे टिकट होल्डर मुस्ताफ़ी हो गए। आज यहाँ पे कियानी साहब ने सियासत छोड़ दी, और मेरे ख्याल में अब ये सिलसिला चल निकला है तो ये दूर तक चला जाएगा। और जाहिर बात है कि इसमें अक्सरियत वो उन लोगों की है कि जो जहांगीर तरीन साहब के जरिए लाई गई है। तो अब जहांगीर तरीन साहब भी, मैंने कहा था कि वो अहम तरीन हो जाएंगे, और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक्टिविटी से भी अंदाजा होता है कि वो अहम तरीन बनते जा रहे हैं। सावी साहब हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद सलीम सावी साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट सलीम सावी साहब हमारे साथ मौजूद है। सावी साहब, तासुर यह भी है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों की मेंटलिंग हो या डिसमेंटलिंग हो, वो इस्टेब्लिशमेंट अगर ना चाहे तो ये हो ही नहीं सकता। अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट तो बार बार ये कह चुकी है कि हम न्यूट्रल हैं। क्या उनके बगैर मौजूदा हुकूमत, ये जो सब कुछ हो रहा है, गिरफ्तारियां वगैरह और लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो ये मौजूदा हुकूमत करवा सकती है? देखिए, एक तो ये है कि जिसने जिस तरह जिंदगी गुजारी हो, तो या जिस तरह के माहौल में रहता हो, तो वो फिर हर किसी को उसी नज़र से देखता है। तो इमरान खान साहब, असद उमर साहब और ये जितने भी लोग हैं, जाहिर बात है उनको पता है कि भाई हमारी पार्टी जो है इतने सालों से उसको इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो चंद लोग चलाते थे, वो पार्टी के टिकट भी देते थे, वो पार्टी ओहदे भी वो तकसीम करते थे, और बहुत सारे लोग जिनको इमरान खान नाम भी सुनना गवारा नहीं करते थे, वो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ उनकी पार्टी में शामिल करवाती रहे। उन लोगों को, उनको पैसों के लिए का इंतज़ाम भी वो करवाती थी, उनको अदालतों से रियायतें भी। मसलन अगर पार्टी फंडिंग केस वक्त पे चलता तो इमरान खान साहब तो कब के डिस्क्वालीफाई हो चुके होते, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट बचा के रखा, अदालतों से भी, इलेक्शन कमीशन से भी और बाकी जगहों से भी। तो इसलिए एक तो उनके जहन में ये चीज बैठी हुई है कि हमारे यहाँ कोई काम उनके बगैर नहीं हो सकता। और आपने खुद इमरान खान साहब के एतराफात भी सुने होंगे कि मेरे लिए तो असेंबली से बिल भी एजेंसियां पास करवाती थी। लेकिन देखें, अगर जो इस्टेब्लिशमेंट उनको लाई थी और जिस इस्टेब्लिशमेंट के दौर में वो रुखसत हो गए, तो वो इस्टेब्लिशमेंट तो रुखसत हो गई है, अब नई फौजी क़यादत थी। तो इधर तो इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल फोर्सेस को टारगेट करने की बजाय मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को खुद चैलेंज किया। शायद वो इस लड़ाई में ना कूदते, बल्कि इस लड़ाई से वो दूर होने की कोशिश करते। लेकिन इमरान खान साहब, चूंकि उनके जहन में ये बात बैठी हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते, तो उन्होंने नए आर्मी चीफ को, नए DGI को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उन पे इल्जामात लगाए कि वो आगे बढ़कर माजी की तरह दोबारा उनको इक़्तिदार दिलवा दे। तो अब मेरे ख्याल में उन्होंने खुद जब उनको टारगेट किया है, तो वो अब अपने इदारे का और अपने वकार का और अपने शुहदा का तो दिफा करेगी। सलीम सावी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नाज़रीन। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए।